हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का प्रीवियस से 10 क्वेश्चन। तो ध्यान देना है कि आज 2023 और कुछ क्वेश्चन 2024 का रहेगा हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन। आज हिस्ट्री का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो समाप्त होने वाला है। तो अगले सप्ताह हिस्ट्री की जगह पे क्या रहेगा वो सोचेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं हिस्ट्री। आज देखेंगे सेट 16। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। तो सेट 16 में हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो आइए, करा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है। तो कुछ स्थल का नाम दिया हुआ है और किसके लिए जाना जाता है ये हमें बताना है। बोल रहा है बेसनगर शैव गुफा मंदिर, फिर है भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सीतनबासल जैन गुफा मंदिर। तो जहां तक कह रहा है कि बैसनगर जो है शैव गुफा मंदिर नहीं है, लेकिन क्या है वो हमने देखा नहीं। और विष्णुनगर हो सकता है वैष्णव धर्म से रिलेटेड हो, शैव गुफा मंदिर ना हो। बट ये ठीक है, भाजा जो स्थान है बौद्ध गुफा मंदिर से संबंधित है। सीतनवासल जो है जैन गुफा मंदिर से संबंधित है। ये तो सही है, इसलिए केवल दो क्या होगा, सही होगा। तो विष्णुनगर कहाँ पड़ता है? विदिशा मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस स्तंभ वासुदेव के भक्त द्वारा निर्मित। अच्छा, जब वासुदेव के भक्त द्वारा निर्मित है तो वैष्णव धर्म से होना चाहिए। और पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाना जाता है। यह शैव गुफा मंदिर का कोई प्रमाण नहीं। फिर है भाजा बौद्ध गुफा मंदिर। भाजा महाराष्ट्र में अपने प्राचीन बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो चैत्य और विहार शैली में है। यह युग सही है। फिर है सीतनवासल जैन गुफा मंदिर। सीतनवासल तमिलनाडु अपनी जैन गुफा मंदिर और सुंदर भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अतः ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। फिर है कथन 2, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ध्यान देना है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और ये किया गया था क्योंकि 7 अगस्त 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन भी शुरू किया गया था। जिस कारण से क्या है, कथन दोनों सही है और दो पहले की व्याख्या करता है। ठीक है, भारत सरकार ने 7 अगस्त को 2015 में पहली बार ये मनाया था हथकरघा दिवस। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और कारीगरी को सम्मिलित करने के लिए ये मनाया गया था। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। कथनों का आपसी संबंध देखेंगे कि चलिए हम समझा दें, इसलिए इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों मनाया जाता है वो दोनों के से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? नायपुत, शाक्य मुनि या तथागत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान देना है कि शाक्य मुनि कहा जाता था, तथागत भी कहा जाता था, शाक्य सिन भी कहा जाता था, कहीं कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बट नायपुत जो है वो महावीर, ठीक है, महावीर के लिए यूज किया जाता था, ना कि बुद्ध के लिए। जिस कारण से 2 और 3 ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बैटरी नहीं है क्या? चलिए देखते हैं आगे। आज का तीसरा क्वेश्चन तो वही चीज है, शाक्य मुनि बुद्ध से संबंधित है, तथागत बुद्ध से संबंधित है, नायपुत महावीर के उपनाम से संबंधित है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा, व्यापार बंदरगाह शहर। तो ध्यान देना है कि चंद्र केतुगढ़ जो है वो बंगाल में पड़ता है। व्यापार बंदरगाह ये हो सकता है, ठीक है, बट ये जगह का कारण गलत हो जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, तावनपसान स्थल है ये, तो ये दूसरा क्या होगा, सही। मंगड़ू केरल में पड़ता है और महान स्थल है, महापसान स्थल है। साली हुंडम आंध्र प्रदेश में तो पड़ता है, लेकिन शैलकृत गुफा नहीं है, मठ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मठों के लिए, ये सब के लिए ये प्रसिद्ध है, लेकिन शैलकृत गुफा मंदिर
वहां नहीं, जिस कारण से 2 और 3 ही क्या होगा, सही होगा। तो चंद्र केतुगढ़ उड़ीसा व्यापार बंदरगाह शहर। वास्तविकता चंद्र केतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित था, न कि उड़ीसा। यह एक प्राचीन व्यापार बंदरगाह शहर था जो मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है। निष्कर्ष क्या है, राज्य गलत है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से यह, इसीलिए यह पंक्ति सही सुमेलित नहीं है। नाम गांव के बारे में पता है, ये रहने दीजिए। मंगलू के बारे में पता है, रहने दीजिए। आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा के बारे में देखते हैं, जो गलत है। तो ये आंध्र प्रदेश में तो पड़ता है, सालिहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शैलकृत गुफा मंदिर भी है, गुफा मंदिर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में साहिल हुंडम आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह बौद्ध स्थल है जो स्तूपों और मठों के लिए जाना जाता है, ना कि क्या है, स्तूप। बौद्ध धर्म से ही संबंधित दोनों हैं जनरली, ठीक है। मठों के लिए जाना जाता है, ना कि शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए। निष्कर्ष कर विवरण गलत है, इसीलिए पंक्ति सही सुमेलित है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो ध्यान देना है कि इसका आंसर जो होगा कृष्णदेव राय होगा। यूपीएससी ने यही आंसर दिया है। बहुत जगह आप यदि क्रोम से इसका आंसर ढूंढिएगा तो कृष्णदेव राय ही होगा, लेकिन AI इसको गलत में यूसुफ आदिल बता रहा था, वो गलत है। तो कृष्णदेव राय ने मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से क्या है, पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति देने वाले मध्यकालीन भारतीय शासक कृष्णदेव राय थे। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर राजस्व संग्रहण के रेतबारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अब ध्यान देना है कि अंग्रेज ऐसा मर्सीपूर्वक व्यवहार नहीं करता था, ठीक है, कि राजस्व संग्रहण के रेतबारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। प्राकृतिक आपदा आए चाहे कुछ भी आए, उन्हें देना ही होता था। यह निर्भर करता था कभी कभी राजस्व वसूल करने वाले क्या है, जो भी अधिकारी होते थे उस पे, कि कभी कभी छूट दे दिया जाता, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में नहीं, जिस कारण से ये गलत हो जाएगा। फिर है बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी जमींदारी उसे जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो ये कथन क्या है, सही। यहाँ पे केवल कथन 2 क्या है, सही है। तो राजस्व संग्रहण की रेतबाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसान को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, ये कथन था। विश्लेषण वही है कि रेतबारी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं लागू किया था। यह बाद में थॉमस मुनरो और रीड द्वारा दक्षिण भारत यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लागू किया गया। कर यह प्रणाली सीधे किसानों से राजस्व वसूलने पर आधारित थी। रेतवारी व्यवस्था में राजस्व मांग आमतौर पर कठोर थी और फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में छूट देने का कोई औपचारिक प्रावधान सामान्य नहीं था। कर ऐसी छूट स्थानीय प्रशासकों के विवेक पर निर्भर करती थी और नियमित नीति का हिस्सा नहीं थी। कर के कथन में रेतवारी को कॉर्नवालिस के संदर्भ में जोड़ा गया है और छूट का दावा सामान्यीकृत है, यह कथन सटीक नहीं है। इस कारण से यह कथन क्या है, गलत है। कथन दूसरा क्या है, बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। कर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें सरकार को एक निश्चित राजस्व राशि नियमित रूप से जमा करनी थी। कर यदि जमींदार निर्धारित समय पर राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता था तो सनसेट लॉ के तहत उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, कर जिससे उसे जमींदारी से हटाया जा सकता था। ठीक है, बैटरी लो है, चलिए देखते हैं।
हम्म तो ये कथन क्या था? सही था। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है, यानी पेरोवल नहीं है। तो ध्यान देना है कि उपनिषद ये सब जो भी है उसको भी एक तरह से नीति कथा माना जाता है। ठीक है। जिस कारण से ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कारण उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, तो ये बात सही है। इस कारण से केवल दो सही होना चाहिए। तो उपनिषद प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों जैसे ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष पर केंद्रित है। उपनिषदों में जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए प्रतीकात्मक कहानियां, उपमाएं और संवादों का उपयोग किया गया है। जैसे कि बृहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का संवाद, या छंदोग्य उपनिषद में क्या पढ़ेंगे इसको, उद्दालक और श्वेतकेतु की कहानी। कर ये नीति कथाओं के समान हो सकती हैं क्योंकि वे नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। हालांकि उपनिषदों की शैली जैन या बौद्ध साहित्य की तरह स्पष्ट नीति कथाओं से भिन्न है। फिर भी कुछ विद्वान उपनिषद की प्रतीकात्मक कहानियों को नीति कथाओं की श्रेणी में मान सकते हैं। कथन का दावा है कि कोई नीति कथा नहीं है, जिस कारण से पूर्ण रूप से सटीक नहीं, क्योंकि उपनिषदों में प्रतीकात्मक चतुर्थ कथाएं मौजूद है, जिसको बोल सकते हैं कि नीति शास्त्र ये था। फिर एक कथन दूसरा कि उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई थी। कर उपनिषद वैदिक काल के अंतिम चरण में लगभग 8,000 नहीं, लगभग 800 से 400 ईसा पूर्व में रचे गए, जो वेदों के दार्शनिक हिस्से हैं। कर पुराण बाद के ग्रंथ है जिनकी रचना गुप्त काल यानी लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी और उसके बाद हुई थी। इस कारण से ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। कर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा के अस्थायी समिति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वे संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और उन्होंने प्रारंभिक सत्रों की अध्यक्षता की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर तो 2 दिन से में हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क था वो भर चुका था। तो देखते हैं फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आज हुआ है कि नहीं, क्योंकि डिलीट तो हमने कुछ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस कारण से ये क्या है? सही है। और विदेशी संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या था? सही है। ऑप्शन 9 का आंसर सी होगा। कर भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में यह अधिनियम ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान करता है। कर यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के अंत और भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों के मामलों को एक विशेष विधानमंडल द्वारा संभाला जाएगा जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त होगा। पर इसलिए दोनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? काव्य, अलंकार, नाट्य शास्त्र, मध्यम व्याह, योग, महाभाष्य। निम्नलिखित में कौन से एक नाटककार भास की रचना है? अच्छा, नाटककार तो ये विशेषण मतलब नाटककार थे, तो भास की रचना जो है मध्यम व्याह योगा होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो यह काव्यालंकार के बारे में देखेंगे। काव्य अलंकार या काव्य अलंकार बोलेंगे तोड़कर। करिया भाम द्वारा रचित एक काव्य शास्त्र ग्रंथ है जो काव्य के अलंकारों और सिद्धांतों पर आधारित है। यह भास की रचना नहीं है, इस कारण से यह गलत है। फिर नाट्य शास्त्र, यह भारत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो नाट्य कला, नृत्य और संगीत के सिद्धांतों को विस्तार से बताता है। यह भास की रचना नहीं है। ठीक है।
फिर है मध्यम व्याह योगा। यह भास द्वारा रचित एक नाटक है। भास प्राचीन भारत के प्रसिद्ध नाटककार थे जिन्हें संस्कृत साहित्य में उनके नाटकों जैसे स्वपनवास, मदतम, प्रतिज्ञा, गंधारण्यम और मध्यम व्यय योग के लिए जाना जाता है। मध्यम व्यय योग एक एकांकी नाटक है जो भास की शैली को दर्शाता है, जिस कारण से ये सही है। फिर है महाभाष्य। यह पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है, तो ध्यान देना है। अच्छा, महाभाष्य डायरेक्ट आया। पर यह पतंजलि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो पाणिनि के व्याकरण सूत्रों पर भाष्य है या टीका है। भाष्य का मतलब क्या होता है? टीका है। और टीका का क्या मतलब होता है ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ हम देखें तो सवाल उठा है, इसीलिए इसका नाटक या भाष्य से कोई संबंध नहीं है। तो भाष्य की रचना मध्यम व्याह योगा है, इस कारण से आंसर सी होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और 2024 में बच गया था, इसको भी हमने यहाँ ऐड कर लिया है और आज हिस्ट्री का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। चलिए कल देखते हैं कि PSI खत्म होता है कि कुछ क्वेश्चन बचते हैं। कल संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? तो संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे या टीका के लेखक थे? तो सर्वस्तिवाद विनय, इस पे उन्होंने टीका लिखा था। तो प्रसंग संघभूति यानी संघभद्र एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा पर गए थे। हमें यहाँ निर्धारित करना है। अच्छा, जो करना है यहाँ देखते हैं। प्रज्ञा परमपिता सूत्र। प्रज्ञा परमपिता सूत्र महायान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो पूर्णतः की बुद्धि पर केंद्रित है। इन पर कई विद्वानों ने भाष्य लिखे हैं, लेकिन संघभूति जो है या संघभद्र जिनको बोल रहे हैं ऊपर आया था, उससे संबंध नहीं है। फिर है विशुद्ध, क्या पढ़ेंगे? विशुद्धि मगो, या यहाँ पे है विशुद्ध मग, एक थेरवाद बौद्ध ग्रंथ है जिसे 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे एक बुक का नाम है। अब इस पर टिक्का जो लिखा गया होगा वो देखते हैं। करिए ध्यान और नैतिकता पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका है। चूंकि यह ग्रंथ संघभूति के समय के बाद रचा गया है और थेरवाद से संबंधित है, जबकि संघभूति संभवतः सर्वस्तिवाद या अन्य संप्रदाय से थे या उनके द्वारा भाष्य का विषय ये नहीं हो सकता है। जो सर्व अस्तिवाद विनय के बारे में देखते हैं, तो सर्वा अस्तिवाद विनय बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन नियमों का एक संग्रह है जो सर्वास्तिवाद संप्रदाय से संबंधित है। संघभूति सर्वास्तिवाद संप्रदाय के विद्वान और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उन्होंने सर्वास्तिवादी विनय भाष्य लिखा था। यह भाष्य चीन में उनके कार्यों का हिस्सा था। फिर है ललित विस्तार। ललित विस्तार एक महायान ग्रंथ है जो गौतम बुद्ध की जीवनी को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। संघभूति इस ग्रंथ पर भाष्य लिखने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लिखित युगों पर विचार कीजिए। दल और उसके नेता। तो भारतीय जनसंघ, क्या ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था? तो जहां तक ध्यान देना है, ये पहला सही होना चाहिए कि भारतीय जनसंघ और उसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, ठीक है, मेनली कह सकते हैं इनसे संबंधित था और भी बहुत सारे उस वक्त के नेता थे। तो सी राजगोपालाचारी इससे संबंधित नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम से संबंधित है। तो ध्यान देना है, जनरल यहाँ पे दल है और उसके नेता है, तो इसको PSIR में रखने से बेहतर था क्योंकि इसमें टाइम काल की बात पूछ रहा है, इसलिए इतिहास में ही देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, अच्छा ये तो तीसरा सही था। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा स्थापित नहीं था या फिर उसके मुख्य नेता ये सब में नहीं थे। ये सी राजगोपालाचारी से मिलाकर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2, 1 और 3 सही है, इसलिए आंसर केवल 2 हो जाएगा। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और वे इसके प्रमुख नेता थे। फिर है सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी। विश्लेषण। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी नेताओं ने की थी। सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी और वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े नहीं थे। निष्कर्ष, यह युग गलत है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। विश्लेषण, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 में जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने की थी। यह दल इंदिरा गांधी की नीतियों के विरोध में बनाया गया था। फिर आगे स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। विश्लेषण, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी। आचार्य नरेंद्र देव एक प्रमुख समाजवादी नेता पार्टी से जुड़े थे, न कि स्वतंत्र पार्टी से। निष्कर्ष क्या है, ये गलत है। सही कौन था, तो ये 1 और 3, इसीलिए केवल 2 आंसर हो जाएगा। तो आज हमने तो देख लिया 12 क्वेश्चन और आज प्रीवियस क्वेश्चन समाप्त हुआ 2024 तक। 2011 से 2024 तक हमने देख लिया, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं PSIR से, ठीक है। तो देखते हैं आज वीडियो रिकॉर्ड होगा कि नहीं। वीडियो तो रिकॉर्ड आज